तो आज का ये वीडियो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है वांडाविजन की पूरी सीरीज का। तो अगर आपने वांडाविजन सीरीज नहीं देखी है या फिर अगर देखी भी है और आप चाहते हो कि आपको एक शॉर्ट रिकैप मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। खैर वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और हमें सपोर्ट करने की, ताकि हम ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पे कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट होते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वैसे तो बिना और टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो देखो, वांडाविजन के पहले एपिसोड में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट थीम देखने को मिलती है। वैसे रुको, अगर मैं इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको एपिसोड वाइज देने लगा तो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए और हो सकता है कि आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इसकी सीजन 1 को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि जो इवेंट पहले हुआ उसे मैं आपको पहले बताऊंगा। खैर उससे पहले मेरे ख्याल से मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एगर्था हार्कनेस की, जिसका नाम इस सीरीज में पहले के 7 एपिसोड में हमें एग्नेस बताया गया और एपिसोड नंबर 8 में हमें पता चलता है कि एग्नेस ही अगाथा हार्कनेस है, जो कि एक चुड़ैल होती है जिसे उसी के कबीले वाले लोग अपनी शक्तियों से जलाने वाले होते हैं। और एक और बात बता दूं कि उस कबीले की मुखिया उसकी खुद की माँ होती है। वैसे वो अगाथा को इसलिए जला रहे थे क्योंकि उसने काली जादू सीख ली थी और उसकी माँ को पूरी तरीके से ये भरोसा था कि काली जादू सीखने के बाद अगाथा एक इविल बन जाएगी जिससे पूरी दुनिया को खतरा है, इसलिए वो सभी मिलकर उसे जलाने वाले होते हैं। लेकिन अगाथा काली जादू को इतने अच्छे तरीके से सीख चुकी थी कि वो सभी के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और उन सभी को मार देती है, यहाँ तक कि अपने माँ को भी। खैर इसके बाद बात कर लेते हैं सीरीज के मेन कैरेक्टर के बारे में, यानी कि वांडा के बारे में। वांडा जिसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खोया, जिसके बारे में मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा अगर आपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी। जी हाँ, मैं उसी इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें वांडा के घर में स्टार्क इंडस्ट्री की एक मिसाइल गिर जाती है, जिसके डर से वांडा और उसका भाई 2 दिन तक एक फर्नीचर के नीचे छुपे हुए होते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो मिसाइल डिफेक्टिव है, यानी कि प्रैंक हो गया दीदी के साथ और हाँ भैया के साथ भी। खैर इसके बाद उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय ही अपने भाई को खोया और फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय वो अपने प्यार विजन को भी खो देती है। और एंड गेम के क्लाइमेक्स में जब वो धूल होने के 5 साल बाद वापस आती है तो वो सबसे पहले जाती है स्वॉर्ड में अपने विजन के बॉडी को वापस लाने, लेकिन स्वॉर्ड वाले उसके बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इसके बाद वो कहती है कि विजन की बॉडी कम से कम फ्यूनरल डिजर्व करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्वॉर्ड वाले बिल्कुल भी पागल तो थे नहीं, जो कि उतने कमाल के वाइब्रेनियम के प्रोडक्ट को वांडा को जमीन में गाड़ने के लिए दे देते हैं। लेकिन फिर भी वो वांडा को अलाउ कर देते हैं कि वो एक बार विजन को देख सकती है। और जब वांडा विजन को देखती है तो वो पाती है कि विजन की पूरे बॉडी को कई सारे टुकड़ों में बांट दिया गया है, ताकि स्वॉर्ड वाले जान पाए कि आखिर विजन की बॉडी फंक्शन कैसे करती है। और वैसे भी विजन उनके हिसाब से बस एक काफी पावरफुल वेपन था। खैर जब वांडा विजन के माइंड को रीड करने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती है, जिसका रीजन काफी जाहिर है और वो है माइंड स्टोन जो थानोस ने विजन से छीन लिया था। खैर इसके बाद उदास होकर वो वापस चल जाती है और फिर अपने गाड़ी में बैठने के बाद उसे मिलता है एक लेटर, जो कि बेसिकली एक जगह का मैप होता है और वो जगह विजन ने देखी थी अपने और वांडा के फ्यूचर के लिए। विजन चाहता था कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वो और वांडा वहाँ पे एक घर बनाकर अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करें, लेकिन थानोस की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया और वांडा ने अपना सब कुछ खो दिया। खैर वो जगह था वेस्ट व्यू, जहाँ पे वांडा अकेले ही जाती है। वो उस जगह को देखती है जो विजन ने उसके लिए लिया था और वांडा वहाँ पे पूरी तरीके से टूट सी जाती है और उसकी यही फीलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरे के पूरे वेस्ट व्यू पे ही कब्जा कर लेती है। वैसे उससे ये अनजाने में हुआ था, लेकिन फिर भी पूरे वेस्ट व्यू के लोग वांडा की कंट्रोल में आ चुके थे और वो सब वांडा के मुताबिक अलग अलग कैरेक्टर बन चुके थे। जैसे कोई बन गया था नेवर का कैरेक्टर तो कोई पोस्टमैन का, और वांडा की इसी फीलिंग ने जन्म दिया था वांडा के इमेजिनरी विजन को। जी हाँ, इमेजिनरी विजन, क्योंकि जिस विजन ने वांडा के अंदर छुपी माइंड स्टोन की पावर से जन्म लिया था वो वांडा की बनाए हैक्स के बाहर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता था। यानी कि जहाँ तक वांडा ने अपने अदृश्य दीवार से कब्जा किया था, विजन उसके बाहर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता था और उसी अदृश्य दीवार को यहाँ पे हैक्स का नाम दिया गया है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि वांडा के अंदर माइंड स्टोन का छोटा सा अंश कहाँ से आया, तो वो बेसिकली वांडा को उस समय मिला था इस समय वांडा और उसके भाई पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसमें लोकी के छड़ी की मदद ली गई थी, यानी कि अवेंजर्स और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की बीच की बात है। मेरा मतलब है कि बीच के समय की बात है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि वांडा के पास पावर्स तो पहले से ही थे। इसका मतलब ये निकलता है कि वांडा एक म्यूटेंट है, लेकिन लोकी की छड़ी में लगी माइंड स्टोन ने वांडा की इसी पावर को इनहेंस कर दिया था। खैर तो इसमें हमें जो तीसरा काफी अहम कैरेक्टर देखने को मिलता है वो है कैप्टन मोनिका रैम्बो का, जो कि 5 साल के थानोस के स्नैप करने की वजह से डिसअपियर हो चुकी थी। लेकिन फिर वो जब 5 साल के बाद लौटती है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल में अपनी माँ को खोजती है, लेकिन फिर उसे नर्स से पता चलता है
कि कैप्टन रैम्बो 5 साल से डिसअपियर थी और उसकी माँ 2 साल पहले ही मर चुकी है। वैसे कैप्टन रैम्बो के कैरेक्टर को आपने कैप्टन मार्वल की फिल्म में देखा होगा। खैर कैप्टन रैम्बो फिर से स्वॉर्ड को ज्वाइन करती है और एजेंट जिमी वू के साथ वो अपने पहले केस पे वेस्ट व्यू में जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वेस्ट व्यू में कुछ तो गलत है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वेस्ट व्यू में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़कर उस अदृश्य दीवार को छूती है और फिर वो भी वांडा के हैक्स में फंस जाती है। जिसके बाद कैप्टन रैम्बो पहले के 3 एपिसोड में हमें वांडा के हैक्स में कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखती है, लेकिन एजेंट वो उस अदृश्य दीवार से दूर ही रहता है और ये सब देखने के बाद वो पूरे स्वॉर्ड की टीम को बुला लेता है और उसी स्वॉर्ड की टीम के साथ आती है डॉक्टर डेसी लुइस, जिसे आपने थॉर के पहले 2 पार्ट्स में देखा होगा। खैर डॉक्टर लुइस को उस हैक्स से बाहर आई एक रेडियस के बारे में पता चलता है, जिसे पुरानी टीवी में कनेक्ट करने के बाद उसे वांडा की पूरी लाइफ जो कि हैक्स के अंदर चल रही थी वो एक टीवी सीरीज के रूप में दिखने लगती है, जिसकी क्रिएटर और डायरेक्टर खुद वांडा ही थी। वैसे वांडा ने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को ओल्ड अमेरिकन टीवी सीरीज के रूप में इसलिए ढाल लिया था क्योंकि वांडा को बचपन में वो टेलीविजन सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद था। खैर मैं आपको बता दूं कि इसी हैक्स के अंदर अगाथा भी आ चुकी थी, जो कि वांडा के काबू में तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्टार्टिंग के 7 एपिसोड में अपने आप को इस तरीके से दिखा रही थी कि वो पूरी तरीके से वांडा के कंट्रोल में है और वो वांडा की एक नोजी नेबर बन के रहती थी। और इसी के दिए गए आइडिया से वांडा के दिमाग में ये बात आया कि वांडा की लाइफ में बच्चे भी होने चाहिए। जिसके बाद वांडा जन्म देती है अपने 2 बच्चों को, या फिर कह सकते हैं 2 जुड़वा बच्चों को, जिसमें से एक का नाम होता है बिली और एक का नाम टॉमी। और उन दोनों के ही अंदर वांडा और उसके भाई की जैसी पावर होती है, यानी कि बिली अपने दिमाग से चीजों को यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है और टॉमी काफी तेज दौड़ सकता है। खैर टॉमी और बिली वक्त से काफी ज्यादा पहले ही आ चुके थे, यानी कि मुश्किल से कुछ ही घंटों में वांडा 3 मंथ प्रेग्नेंट हो गई, फिर 6 मंथ और फिर टॉमी और बिली आ भी गए, जो कि वांडा को तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन विजन ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। और हाँ मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज में जो विजन का कैरेक्टर है वो वांडा के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, वो भी अपने हिसाब से चीजों को सोच सकता है और समझ सकता है। हाँ एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वांडा का पूरा परिवार ही वांडा के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था, ना ही विजन और ना ही उनके दोनों बच्चे। खैर वांडा के मुताबिक वांडा किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रही थी, वो सभी भले एक कैरेक्टर में ढल चुके थे, लेकिन उन पे वांडा का कंट्रोल पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये बात भी वांडा को बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके हैक्स में अगाथा भी आ चुकी है, जो कि एग्नेस का कैरेक्टर बन के उसके हैक्स में रहकर अपना एक चाल चल रही है, जिसके पीछे उसका मकसद था वांडा के पावर्स को एब्जॉर्ब करना और वांडा के सभी पावर्स को अपने अंडर ले लेना, क्योंकि उसके हिसाब से वांडा काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो अपने पावर्स को बस वेस्ट कर रही थी। क्या इसमें वो कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, वो तो आपको आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। वैसे जिस टाइम टॉमी और बिली जन्म लेते हैं उसी टाइम कैप्टन रैम्बो अल्ट्रॉन की बात कर देती है, यानी कि किस तरह अल्ट्रॉन ने वांडा के भाई को मार दिया था। और जैसे ही वो इस बात को बोलती है वांडा को ये पता चल जाता है कि कैप्टन रैम्बो उसके कंट्रोल से बाहर आ रही है। जिसके बाद वांडा कैप्टन रैम्बो को अपने हैक्स से बाहर निकाल कर फेंक देती है और इसी बीच एजेंट वू और डॉक्टर लुइस विल के हैक्स के अंदर वांडा से कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब बातों में वांडा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वो इन सब बातों को रिवाइंड कर देती है। जी हाँ रिवाइंड कर देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हैक्स के अंदर वांडा की पूरी लाइफ स्टाइल एक सिटकॉम में बदल चुकी थी, जिसकी डायरेक्टर और क्रिएटर खुद वांडा थी, जिस वजह से वो हैक्स के अंदर सभी चीजों को काफी आराम से कंट्रोल कर सकती थी। वैसे जैसे वांडा को पता चलता है कि स्वॉर्ड वाले उसके हैक्स के बाहर रहकर उसके हैक्स को बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो उसी वक्त हैक्स के बाहर आकर स्वॉर्ड को ये धमकी देती है कि अगर उन्होंने फिर से इस हैक्स को बर्बाद करने की कोशिश की तो वो उन सभी को मार देगी। खैर बाद में हमें ये पता चलता है कि हैक्स के अंदर जाने की वजह से कैप्टन रैम्बो के मॉलिक्यूल्स में थोड़े बहुत बदलाव आ चुके हैं, जिससे कैप्टन रैम्बो को एक सुपर पावर भी मिल जाती है, जो कि हमें इसके लास्ट एपिसोड में देखने को मिलता है। खैर उससे पहले कैप्टन रैम्बो डॉक्टर लुइस और एजेंट वू मिलकर काफी बार ये कोशिश करते हैं कि वो वांडा को समझा पाए कि ये सब कुछ वो जो भी कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन वांडा से कांटेक्ट करने का उन्हें कोई भी जरिया नहीं मिलता है। और उसी समय वो तीनों देखते हैं कि वांडा ने अपने भाई के कैरेक्टर को रिकास्ट कर लिया है, जो कि बेसिकली लोगों को लग रहा था कि ये एक्समैन फिल्म सीरीज का क्विक सिल्वर है, और लोगों की ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत होती है जब हमें इसके लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि ये एक्समैन का क्विक सिल्वर नहीं था, बल्कि एग्नेस अपने जिस पति की बात कर रही थी, जो कि एग्नेस के बताए अनुसार मर चुका था, ये वही है, यानी कि रैल्फ बोनर। इस पे एग्नेस ने अपना कब्जा कर रखा था और रैल्फ बोनर को अपने कंट्रोल में कर लिया था, यानी कि वांडा ने अपने भाई को रिकास्ट नहीं किया था, बल्कि ये एग्नेस की चाल थी। खैर इसी बीच विजन को ये पता चल जाता है कि वांडा ने वेस्ट व्यू पे कब्जा कर रखा है, जिसके बाद वो हैक्स के बाहर चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही हैक्स के बाहर जाता है तो विजन मरने लगता है, और जैसे ही वांडा को ये बात पता चलती है वो अपने हैक्स को और भी ज्यादा बड़ा कर लेती है। इसके बाद फिर से विजन हैक्स के अंदर आ जाता है और इसके साथ साथ स्वॉर्ड की काफी हद तक
तक टीम भी। हाँ, लेकिन कैप्टन रैम्बो, एजेंट वू और आपकी स्क्रीन पे दिख रहे ये शख्स भी बच जाते हैं। और वैसे ये कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड के हेड हैं। लेकिन डॉक्टर डेंसी उस हैक्स के अंदर आ जाती है। इसके बाद वो भी एक कैरेक्टर को प्ले करने लगती है। वैसे अगर बात कर ले स्वॉर्ड की इस हेड की, तो इसका भी हैक्स को तोड़ने का एक मकसद था, जो कि था हैक्स के अंदर रह रहे विजन का पता करना कि आखिर विजन फिर से कैसे जिंदा हो गया। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके हिसाब से विजन एक काफी शानदार वेपन था और इन जनाब ने तो विजन की पुराने बॉडी को भी वापस से रीडिजाइन कर जिंदा कर दिया था। वैसे ये पूरी तरीके से व्हाइट विजन था, जिसके पास सोचने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, यानी कि असल में ये एक तरीके से वेपन ही था जिसे स्वॉर्ड वाले अपने मकसद के लिए यूज करने वाले थे। और ये बात कैप्टन रैम्बो, एजेंट वू और डेंसी को पता चल चुका था कि स्वॉर्ड के इस हेड के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन्होंने पुराने विजन की बॉडी को भी जिंदा कर दिया है। खैर, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। वैसे तो अब आ जाते हैं इस सीरीज के क्लाइमेक्स पे। तो एंडली विजन डॉक्टर लुइस से मिलता है और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया कि विजन के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी हिप्नोटाइज आदमी को वांडा की कंट्रोल से बाहर निकाल सकता था। वो ऐसा ही डॉक्टर लुइस के साथ करता है और डॉक्टर लुइस जैसे ही अपने कैरेक्टर से बाहर आती है तो वो अभी तक की सभी सिनेरियो विजन को समझाती है। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि वांडा के द्वारा ये जो विजन बनाया गया है उसे हैक्स में रहने से पहले अपनी पहले की जिंदगी बिल्कुल भी याद नहीं है। यानी कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कैसे उसने अल्ट्रॉन को मारा था, कैसे वो अवेंजर्स का हिस्सा बना और कैसे थानोस ने उसे मार दिया। लेकिन हाँ, डॉक्टर लुइस से मिलने के बाद उसे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि आखिर वांडा ने ये सब कुछ क्यों किया। और अगर आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है तो इसका आंसर काफी सीधा सा है कि वांडा ने ये सब अपने अकेलेपन की वजह से किया था, क्योंकि वांडा अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। खैर, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन रैम्बो फिर से उस हैक्स के अंदर चली जाती है और एजेंट वो FBI की पूरी टीम को कॉल कर स्वॉर्ड के इस हेड के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे वो अपने बनाए मकसद की वजह से सभी कुछ बर्बाद कर सकता है। खैर, कैप्टन रैम्बो जैसे ही अंदर जाती है वो अवेयर होती है अपने पावर से और फिर वो मिलती है रैल्फ बॉनर से, जिसे पहले तो रैल्फ बॉनर कैद कर लेता है, लेकिन फिर कैप्टन रैम्बो रैल्फ को एग्नेस के कंट्रोल से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ एग्नेस वांडा के दोनों ही बच्चों को किडनैप कर लेती है और फिर वो वांडा को अपनी असलियत बता देती है। इसी दौरान अगाथा अपनी पावर्स की मदद से एक ऐसा मैजिक क्रिएट करती है जिसकी वजह से एक समय सिर्फ एक ही विच अपने पावर को यूज कर सकती है, जो कि ऑफ कोर्स वही होगी जिसने उस मैजिक पावर को यूज किया होगा। और इसी वजह से जब वांडा को एग्नेस की असलियत के बारे में पता चलता है तो वो अपने पावर से अगाथा को कुछ भी नहीं कर पाती है। और फिर अगाथा अपने पावर की मदद से वांडा को उसके लाइफ के कुछ सीन्स दिखाती है, जिस सीन्स में शामिल थी वांडा के पेरेंट्स की डेथ की सीन, वो सीन जिसमें वांडा को पावर मिला था, फिर वो सीन जिसमें वांडा और विजन ने पहली बार घर में साथ टाइम स्पेंड किया था, और फिर उसके बाद कैसे वांडा विजन की बॉडी की डिमांड करने के लिए स्वॉर्ड के बियोडो में गई थी और एंडली कैसे उसने अपने हैक्स को तैयार किया। वैसे मैं ये बात बता दूं कि वांडा ने कैसे अपने हैक्स को तैयार किया था, ये बात तो खुद वांडा को भी ठीक से नहीं पता था। खैर, ये सब देखने के बाद वांडा और एग्नेस उस जादू से बाहर आ जाती है। इसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है और इसी फाइट के बीच में एंट्री होती है व्हाइट विजन की, जिसे ऑर्डर मिला था वांडा को मारने का और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो भी चुका था। लेकिन फिर वांडा की इमेजिनरी विजन ने उस विजन को वहाँ से मारकर हटा दिया और फिर उन दोनों ही विजन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया। वैसे वांडा और अगाथा के बीच में चल रही इस फाइट के दौरान ही अगाथा ने वांडा को वांडा की कॉमिक बुक का नाम दिया, जो कि था स्कारलेट विच का। और इसी फाइट के बीच में अगाथा उस जगह पे चल जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और फिर वो उन सभी लोगों को वांडा के कंट्रोल से आजाद कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोग वांडा की तरफ बढ़ने लगते हैं और वांडा को ब्लेम करने लगते हैं कि वांडा ने उन सभी को हॉस्टेज बनाकर उनके साथ काफी ज्यादा गलत किया। लेकिन वांडा उन्हें ये बात बताती है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि वो उन्हें सेफ रखने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच हमें ये भी समझ में आ जाता है कि उनके साथ गलत वांडा नहीं बल्कि एग्नेस कर रही थी। लेकिन फिर उन सभी को आजाद करने के लिए वांडा अपने हैक्स को खोल देती है। लेकिन फिर जैसे ही वांडा अपने हैक्स को खोलती है तो वांडा की तरफ से बनाए गए इमेजिनरी विजन और उसके दोनों ही बच्चे मरने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग तो हैक्स के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसी बीच स्वॉर्ड की टीम भी अंदर आ जाती है। कुल मिलाकर वांडा के सामने 3 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से एक है स्वॉर्ड की टीम, एक है अगाथा और एक है व्हाइट विजन। खैर, इसके बाद वांडा फिर से उस हैक्स को बंद कर देती है और व्हाइट विजन को संभालने के लिए वांडा के इमेजिनरी विजन चल जाता है। और उन दोनों ही विजन के बीच फाइट के दौरान वांडा के इमेजिनरी विजन व्हाइट विजन के माथे पे हाथ रखकर उसे वो सब कुछ याद दिलाता है जो कि विजन के साथ हुआ था, यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सभी इवेंट्स को। और ये सब याद आ जाने के बाद व्हाइट विजन वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी बीच स्वॉर्ड वाली टीम वांडा के दोनों बच्चों पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वांडा के दोनों ट्विंस अपने सुपर पावर्स की मदद से उन्हें भी संभाल लेते हैं। लेकिन फिर जब स्वॉर्ड का हेड उन पे गोली चलाने वाला होता है तो उसी बीच कैप्टन रैम्बो आ जाती है और फिर वो अपने पावर्स की मदद से वांडा के दोनों बच्चों को बचा लेती है। और हाँ, डॉक्टर लुइस भी अपनी वैन की मदद से वहाँ पे आ जाती है। खैर, अब एंडली वांडा और एग्नेस की लड़ाई में वांडा की ऑफकोर्स जीत होती है और वांडा अपने स्कारलेट विच के गेटअप में भी हमें पहली बार दिखती है। और वांडा अगाथा से जीतने के बाद अगाथा जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही थी, यानी कि एग्नेस के उसी कैरेक्टर के अंदर बंद कर देती है। और फिर वांडा ये डिसाइड करती है कि वो अपनी हैक्स को खुद से डिस्ट्रॉय कर देगी,
इसके लिए वो अपने घर को चुनती है और फिर उस हेक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वांडा अपने पूरे परिवार को फिर से खो देती है, जिसके बाद वो वेस्ट व्यू से निकलकर उसी जगह पर चली जाती है जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला है, यानी कि जो हमें उस फिल्म के स्टार्टिंग में देखने को मिला था। और फिर इसी दौरान FBI एजेंट स्वॉर्ड के उस हेड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। हाँ, इसके एंड क्रेडिट सीन में भी हमें एक सीन देखने को मिलता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो इस फिल्म को देखकर आप आगे की स्टोरी समझ ही जाओगे। खैर, तो चलो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और सच में इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी जरूर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की सेटिंग पे भी सेट कर देना। वैसे अगर आपके मन में भी कोई ऐसी सीरीज है जिसका आप ऐसा ही एक वन शॉट एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। खैर, वैसे मैं हूँ आशुतोष सान, आप देख रहे थे टेलीविजन टॉक, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। वैसे अब मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।